हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन, जो भ्रूण की शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। बच्चों, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन के लिए हम बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे युग्मक प्रजनन तंत्र, युग्मक जनन, निषेचन, आर्तवचक्र, भ्रूणीय परिवर्तन और कुछ अन्य पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ रहे थे मानव में प्रजनन तंत्र। मनुष्य नर प्रजनन तंत्र का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और मादा प्रजनन तंत्र हम पढ़ रहे थे बच्चों। तो बच्चों, मनुष्य का जो स्त्री प्रजनन तंत्र होता है, मनुष्य में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो स्त्रियों के श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, जिसमें प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी होते हैं बच्चों अंडाशय, जिसकी हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अंडाशय से निकलती हैं नलिकाएं, अंडवाहिनियां, ओविडक्ट, ये भी एक जोड़ी होती हैं, इनको भी पढ़ चुके हैं बच्चों। निषेचन नली है वास्तव में ये, जहाँ निषेचन होता है। नंबर 3, गर्भाशय, यूट्रस, बच्चेदानी, जहाँ भ्रूण का परिवर्धन होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट, गर्भाशय खुलता है बच्चों योनि, वेजाइना में, जो कि स्त्रियों का मैथुनी अंग होती है, इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद स्त्रियों में आती है बच्चों बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है भग, वल्वा। और इसमें भी कई संरचनाएं हम शामिल करते हैं बच्चों, जैसे जगनशैल, बृहत बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ, क्लाइटोरिस, हाइमन, जिनका हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्त्री प्रजनन तंत्र में, वो है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि या सहायक जनन ग्रंथि भी कह सकते हैं। स्त्रियों में केवल एक जोड़ी जनन ग्रंथि होती है जो जनन में सहायता करती है, जिसका नाम है बार्थोलिन ग्रंथि। स्थिति और कार्य बच्चों हम पढ़ चुके हैं। अगला लास्ट पॉइंट आता है स्त्री प्रजनन तंत्र में, वो है स्तन, ब्रेस्ट। तो ये बच्चों स्त्री प्रजनन तंत्र का लास्ट टॉपिक है, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा बच्चों आज का टॉपिक है स्तन, ब्रेस्ट। स्तन, ब्रेस्ट। बच्चों, हम सब जानते हैं कि स्तनों की जो उपस्थिति है, ये स्तनधारी प्राणियों का एक लाक्षणिक गुण है, एक मूलभूत गुण है। तो स्तन बच्चों केवल स्तनधारी जंतुओं में ही पाए जाते हैं। केवल स्तनधारी जंतुओं में ही पाए जाते हैं स्तन। इसीलिए तो बच्चों उस वर्ग का नाम स्तनधारी है, स्तनों को धारण करने वाले जंतु। तो स्तन केवल स्तनधारी प्राणियों की विशेषता होती है बच्चों। स्तन ग्रंथियों युक्त होते हैं बच्चों। स्तन ग्रंथियों युक्त होते हैं। कुल मिलाकर स्तनों के अंदर बच्चों स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो दुग्ध का निर्माण करती हैं, नवजात शिशु को पोषण के लिए दूध बनाती हैं। ऐसी ग्रंथियां स्तनों में पाई जाती हैं बच्चों। एक लाइन एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट दे रखी है कि ये जो स्तन होते हैं बच्चों, ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से स्त्री प्रजनन तंत्र से जुड़े रहते हैं।
स्तन जो होते हैं स्त्रियों में, वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से स्त्री प्रजनन तंत्र से जुड़े रहते हैं बच्चों। हम बात करते हैं मानव की, तो मनुष्य में एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी स्तन, ब्रेस्ट, उपस्थित रहते हैं। अलग अलग स्तनधारियों में जो स्तनों की संख्या है वो अलग अलग होती है। स्तन होते सदैव जोड़ी में है, पेयर में है। मनुष्य में एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। उपस्थित कहाँ रहते हैं मनुष्य में स्तन? तो बच्चों, मनुष्य में स्तन वक्ष भाग के सामने, वक्ष भाग के सामने अंशीय पेशियों, अंशीय पेशियों जिनको हम कह सकते हैं पेक्टोरल मसल्स, पर स्थित रहते हैं। ये स्थिति है मनुष्य में स्तनों की। नर और मादा बच्चों दोनों में स्तन पाए जाते हैं। स्तनों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग का लक्षण है। मतलब स्तन नर जंतुओं में भी है, मादा जंतुओं में भी हैं। लेकिन हम इसको पढ़ रहे स्त्री प्रजनन तंत्र के साथ हैं, क्योंकि स्त्रियों में क्रियात्मक स्तन होते हैं जो दुग्ध का निर्माण करते हैं, जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। तो मनुष्य में स्तन एक जोड़ी हैं जो वक्ष भाग के सामने अंशीय पेशियों, पेक्टोरल मसल्स पर स्थित रहते हैं। बच्चों, अंशीय पेशियां क्या होती हैं? हमारा जो कंधे का कंकाल है इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला। कंधे का कंकाल बच्चों कहलाता है पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला। और इस अंश मेखला को वक्ष भाग से जोड़ने के लिए जो पेशियां पाई जाती हैं, जो वक्ष भाग को पेक्टोरल गर्डल से जोड़ती हैं, उन पेशियों का नाम है बच्चों अंशीय पेशियां, पेक्टोरल मसल्स। तो उन पर स्तन पाए जाते हैं बच्चों। मनुष्य में एक जोड़ी होती हैं। हम बात कर चुके हैं बच्चों, स्तन जो है स्तन ग्रंथियों युक्त होते हैं। स्तनों में स्तन ग्रंथियां होती हैं। इसके साथ ही बच्चों स्तनों में वसीय ऊतक भी है। तो वास्तव में स्तन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? स्तन में एक तो होती हैं बच्चों स्तन ग्रंथियां, प्लस साथ में यहाँ पर होता है वसीय ऊतक। एक तो बच्चों इसमें होती हैं स्तन ग्रंथियां और साथ में क्या होता है? वसीय ऊतक। इस वसीय ऊतक के कारण, इसी के कारण बच्चों जो स्तन होते हैं वो उभरे हुए दिखाई देते हैं। हमारे वक्ष भाग की सतह से स्तन उभरे हुए होते हैं, उसका कारण है ये वसीय ऊतक। और स्तन ग्रंथियां तो मुख्य इकाई हैं ही स्तन की, जो दूध का निर्माण करती हैं। बच्चों, स्तन ग्रंथियों का जो निर्माण है त्वचा की श्वेत ग्रंथियों से होता है। त्वचा की श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तनों में सम्मिलित की जाती हैं, वो ग्रंथियां बच्चों त्वचा की श्वेत ग्रंथियां पसीना ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी होती है। तो ये बच्चों स्तनों का इंट्रोडक्शन है, परिचय है। इसके बाद स्तनों की संरचना और कार्य पढ़ते हैं हम लोग। तो टॉपिक अपना है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और
लास्ट हेडिंग हमारी चल रही है स्तन, ब्रेस्ट, जो कि केवल स्तनधारी जंतुओं का ही लक्षण है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, स्तन में स्तन ग्रंथियां होती हैं और वशीय ऊतक होता है। बच्चों जो स्तन ग्रंथियां हैं इसके अंदर ग्रंथिल ऊतक होता है। ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथियों का काम करने वाला ऊतक। वास्तव में स्तन ग्रंथियां ग्रंथिल ऊतक ही है बच्चों, जो ग्रंथि के समान कार्य करके दूध का संश्लेषण करता है। ये ग्रंथिल ऊतक बच्चों 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियों में विभक्त रहता है। स्तन ग्रंथियों का जो ग्रंथिल ऊतक है उसमें 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियां होती हैं बच्चों, और प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छों के समान ग्रंथिल कोशिकाओं के समूह हैं। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छों के समान ग्रंथिल कोशिकाओं के समूह होते हैं। इन समूहों को हम नाम देते हैं कुपिका, एल्वियोलाई। कुपिका बच्चों फेफड़ों में भी पाई जाती हैं। इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं कुपिकाएं। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई जो बाहर से वायु ग्रहण करके ब्लड को देती है और ब्लड से CO2 लेकर बाहर निकाल देती है। तो रुधिर और फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय का आधार है कुपिका। वैसे ही कुपिकाएं स्तन ग्रंथियों में भी होती हैं। गैसीय विनिमय तो नहीं करती हैं बट दूध का संश्लेषण करती हैं। तो कुपिका जो शब्द है वो इस प्रकार की शेप के लिए काम में लेते हैं बच्चों। ऐसी शेप होती है इनकी, चाहे वो फेफड़ों में हो चाहे वो स्तन ग्रंथियों में हो। तो इस शेप के कारण इसको नाम दिया गया है कुपिका एल्वियोलाई। तो स्तनों के अंदर बच्चों स्तन ग्रंथियां हैं जो ग्रंथिल ऊतक से बनी होती हैं। इस ग्रंथिल ऊतक में 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियां हैं, लोब हैं। पालियों को लोब भी कह सकते हैं हम। और इन पालियों में अंगूर के गुच्छों के समान ग्रंथिल कोशिकाओं के समूह जिनको कुपिकाएं कहते हैं। इन कुपिकाओं की ग्रंथिल कोशिकाएं बच्चों दूध का निर्माण करती हैं और कुपिका की गुहा में डाल देती हैं। जो कुपिकाओं के अंदर दूध बनता है वो कैसे स्तनों से बाहर निकलता है, इसके लिए बच्चों स्तनों में नलिकाओं का एक नेटवर्क है, नलिकाओं का एक जाल है। तो कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं तो वो हम देखते हैं वन बाय वन सीक्वेंस वाइज। स्तन ग्रंथियों में बच्चों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध का जो परिवहन है वो किन किन संरचनाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों। तो देखो बच्चों, स्तन ग्रंथियों में कुपिकाएं होती हैं बच्चों, एल्वियोलाई। इन कुपिकाओं की गुहा में ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा दूध का संश्लेषण किया जाता है और वो दुग्ध कुपिका से जो नलिका निकलती है उसके द्वारा बाहर आता है। कुपिका से निकलने वाली नलिकाओं का नाम होता है बच्चों मैमेरी ट्यूब, स्तन नलिका। और ये मैमेरी ट्यूब आपस में जुड़कर बनाती है बच्चों मैमेरी डक्ट, स्तन वाहिनी। मैमेरी डक्ट एक फूली हुई संरचना में खुलती हैं जिसका नाम होता है एम्पूला। और बच्चों एम्पूला से निकलती हैं लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध नलिकाएं
और ये लैक्टिफेरस डक्ट जाकर खुलती हैं निप्पल्स पर। तो ये एक चैनल है, एक मार्ग है स्तनों में, जिसके द्वारा कुपिकाओं में बना हुआ दूध ग्रंथियों से बाहर ट्रैवल करता है। सबसे पहले कुपिका की कोशिकाएं दूध बनाती हैं, जो स्तन नलिका मैमेरी ट्यूब से आगे जाता है। मैमेरी ट्यूब जुड़कर बनाती है मैमेरी डक्ट स्तनवाहिनी। स्तनवाहिनियाँ बनाती हैं एम्पूला। एम्पूला से निकलती हैं दुग्ध नलिकाएं लैक्टिफेरस डक्ट, जो निप्पल्स पर पृथक पृथक छिद्रों के द्वारा खुलती हैं। आखिर कैसे चैनल होता है, तो एक रफ डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। देखो, ये मेमरी लोब्स हैं, मान लो इस प्रकार के मेमरी लोब्स होते हैं बच्चों स्तन ग्रंथियों में। ऐसे मेमरी लोब होते हैं, जैसे एक मेमरी लोब, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लोब मैंने बताए थे 15 से 20। और प्रत्येक लोब के अंदर अंगूर के गुच्छों के समान कोशिकाओं के समूह हैं, जिनको हम नाम देते हैं बच्चों कुपिकाएं। तो ये सब कुपिकाएं हैं एल्वियोलाई। प्रत्येक लोब में इस प्रकार की होती हैं बच्चों एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है। अभी मैंने बताया कि इस एल्वियोलाई की गुहा में दूध का निर्माण, बच्चों ये गुहा है कैविटी, और इस कैविटी में यहाँ पर दुग्ध का निर्माण किया जाएगा। और इनमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इन कुपिकाओं से निकलती है बच्चों मेमरी ट्यूब। जैसे यहाँ से एक मेमरी ट्यूब निकलेगी, यहाँ से एक मेमरी ट्यूब निकलेगी, यहाँ से एक मेमरी ट्यूब निकलेगी। इसी प्रकार इनसे भी मेमरी ट्यूब निकल जाएंगी इसी प्रकार की। ये सब मेमरी ट्यूब हैं, ये सब मेमरी ट्यूब हैं बच्चों। इनको हम नाम देते हैं मेमरी ट्यूब स्तन नलिकाएं, जो आपस में जुड़कर बनाती हैं बच्चों मेमरी डक्ट। इन ट्यूब के जुड़ने से बनेगी मेमरी डक्ट। ये मान लो बन गई मेमरी डक्ट। ये सभी मेमरी डक्ट आपस में जुड़कर बनाते एक फूली हुई संरचना, जिसका अपन ने नाम दिया बच्चों एम्पूला। तो ये यहाँ से एक एम्पूला बना दिया इसने, ये यहाँ से एक एम्पूला बना दिया, ये इसका एम्पूला बन गया बच्चों, ये इसका एम्पूला बन गया। ये सब के हमने बना दिए एम्पूला। और इन एम्पूला से निकलती हैं बच्चों लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध नलिकाएं। ये सब की सब हो गई बच्चों लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध नलिकाएं। और ये सब दुग्ध नलिकाएं बच्चों पृथक पृथक छिद्रों के द्वारा निप्पल्स पर खुलती हैं। ये निप्पल है बच्चों, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इन निप्पल्स पर ये सभी दुग्ध नलिकाएं यहाँ पर खुलती हैं बच्चों। ये सारी संरचना त्वचा के आवरण से ढकी रहती है इस प्रकार से। ये सारी संरचना त्वचा के आवरण से यूं ढकी रहती है। और इसके ठीक पीछे की तरफ बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं पेक्टोरल मसल्स होती हैं, जिन पर स्तन रखे होते हैं। और पीछे की तरफ हम रिब्स के कट एंड मार्क्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वक्ष भाग में पसलियाँ होती हैं। पसलियों के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। और चूँकि ये स्तन हमें उभरा हुआ इसलिए दिखाई देता है बच्चों, क्योंकि यहाँ बीच बीच में वसीय ऊतक होता है।
यहाँ बीच बीच में वसीय ऊतक होता है। इस वसीय ऊतक के कारण स्तन जो है उभरे हुए दिखाई देते हैं। अब मैंने जो मार्ग आपको नामांकित किया है, उस मार्ग को मैं जो मेंशन किया उसको अपन चित्र में नामांकित करते हैं। तो बच्चों ये सब तो हैं कुपिकाएं, अंगूर के गुच्छों के समान कोशिकाओं के समूह जो दूध बनाते हैं। और इन कुपिकाओं से जो नलिकाएं निकल गई हैं ब्लू मार्कर से जो मैंने ड्रॉ की हैं, ये होती हैं बच्चों मेमरी ट्यूब। मेमरी ट्यूब के जुड़ने से बनी है बच्चों ये मेमरी डक्ट, और मेमरी डक्ट बनाता है ये एम्पुला, और एम्पुला से निकलती है बच्चों ये नलिकाएं जिसका नाम लैक्टिफेरस डक्ट मैंने आगे लिखा हुआ है। और बच्चों लैक्टिक फेरस डक्ट पृथक पृथक छिद्रों के द्वारा खुलता है निप्पल्स पर। तो ये उभरी हुई संरचना निप्पल होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये तो होती है संरचना स्तन ग्रंथियों की। ये एक ब्रेस्ट है, स्तन है, जिसके अंदर स्तन ग्रंथियां हैं पालियों में बटी हुई, और साथ में वशीय ऊतक है जिसकी वजह से ये उभरा हुआ होता है। ग्रंथियों से नलिकाओं का जाल निकलकर निप्पल्स पर खुलता है। वास्तव में निप्पल क्या है बच्चों? निप्पल स्तनों पर स्थित एक उभरी हुई एवं वर्णकित पिगमेंटेड संरचना होते हैं। जो निप्पल होते हैं बच्चों वो स्तनों के ऊपर, ये स्तन है, इसके ऊपर पाई जाने वाली बटन के समान उभरी हुई और वर्णकित पिगमेंटेड, यहाँ वर्णक कणिकाएं ज़्यादा होने से गहरे रंग की संरचनाएं होती हैं। तो ये संरचना होती है बच्चों। स्तन के जो आसपास का क्षेत्र होता है, स्तन के बच्चों निप्पल के आसपास का क्षेत्र वो और भी गहरा वर्णकित होता है, जिसको हम नाम देते हैं एरियोला मेमी। एरियोला मेमी स्तन परिवेश। तो निप्पल क्या है? स्तनों पर पाई जाने वाली एक उभरी हुई वर्णकित संरचना, और इसके आसपास का गहरा वर्णकित क्षेत्र कहलाता है बच्चों स्तन परिवेश, एरियोला मेमी। तो ये है बच्चों मनुष्य में स्तनों की संरचना। इसके बाद हम स्तनों की कार्य और इनके नियंत्रण, स्तनों का क्या कार्य होता है और स्तनों की वृद्धि और कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, ये हमें पढ़ना है बच्चों। हम बात करते हैं बच्चों स्तनों का कार्य। एक ही महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों स्तनों का, दूध का निर्माण करना, जो कि नवजात शिशु को पोषण प्रदान करता है। तो स्तनों का जो मुख्य कार्य है वो है दुग्ध का संश्लेषण एवं स्त्रवण, ये इसका काम है। और काम क्या करता है बच्चे? दूध, ये जो दुग्ध होता है ये नवजात शिशु को पोषण प्रदान करता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है बच्चों, वो है नवदुग्ध, या कह सकते हैं खीस।
या कह सकते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के नाम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। नवदुग्ध खीस या कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो शिशु के जन्म के बाद, प्रसव क्रिया बोलते हैं, शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से जो पहली बार गाढ़ा पीला दूध निकलता है वो नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम कहलाता है बच्चों। परिभाषा पूछी जा सकती है, नवदुग्ध क्या होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो प्रसव, प्रसव का मतलब है शिशु जन्म, प्रसव के बाद प्रथम बार स्त्रवित गाढ़ा पीला दूध, ये बच्चों नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम कहलाता है। इस कोलेस्ट्रम के अंदर पोषक पदार्थ तो होते ही हैं, हालांकि पोषक पदार्थ बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं इसमें, लेकिन इसमें पाए जाते हैं प्रतिरक्षी पदार्थ, और ये होते हैं उच्च मात्रा में। इसमें पोषक पदार्थ तो होते ही हैं बट कम मात्रा में होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी पदार्थ उच्च मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। जो क्या काम करते हैं ये प्रतिरक्षी पदार्थ? नवजात शिशु की संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। जो प्रतिरक्षी नवदुग्ध में पाए जाते हैं उनका काम होता है नवजात शिशु की संक्रमण से सुरक्षा करना। बच्चों, नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो उसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र 0 शून्य होता है। उसके शरीर का खुद का कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता, वो केवल अपनी माता से प्राप्त एंटीबॉडी पर ही निर्भर करता है। बच्चों, हम पढ़ेंगे डिजीज वाले चैप्टर में कि एक वयस्क व्यक्ति के रुधिर में 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। एक टॉपिक आएगा एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, और एक वयस्क व्यक्ति के रुधिर में एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, जिसमें जी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है और ई सबसे कम मात्रा में। इसको पर आगे पढ़ेंगे डिजीज वाले चैप्टर में। तो ये 5 एंटीबॉडी होती हैं जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी कहते हैं बच्चों। तो ये वयस्क व्यक्ति के शरीर में होती हैं, बच्चों में नहीं होती हैं। तो जो नवजात शिशु है वो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अपरा के माध्यम से आईजीजी प्राप्त कर लेता है। तो नवजात शिशु में केवल माता से प्राप्त आईजीजी एंटीबॉडी है और दूध के माध्यम से आईजीए प्राप्त करता है। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं बच्चों कि दुग्ध कोलेस्ट्रम में कौन सा प्रतिरक्षी उच्च मात्रा में होता है? इसमें होता है आईजीए। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आईजीए का। आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहाँ पाया जाता है? कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, नवदुग्ध में पाया जाता है। क्या काम करता है कोलेस्ट्रम? कहाँ क्या है कोलेस्ट्रम? शिशु जन्म के बाद प्रथम बार स्त्रवित गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इस कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। कौन सा? आईजीए, जो नवजात शिशु की संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे टोटल 5 एंटीबॉडी वयस्क में होते हैं, पर बच्चे में केवल जन्म के समय 2 ही उसको मिलते हैं। एक गर्भावस्था के दौरान आईजीजी मिलता है अपरा के माध्यम से, और जन्म के बाद दूध के माध्यम से आईजीए मिलता है। इसलिए आपने कई बार टीवी में ऐड देखा होगा, दीवारों पर लिखा हुआ, हॉस्पिटल्स में प्रचार प्रसार देखा होगा कि नवजात शिशु को माँ का पहला दूध अवश्य पिलाएं, क्योंकि वह पहला दूध कोलेस्ट्रम है, गाढ़ा पीला दूध, जो ना केवल पोषक पदार्थ है बल्कि प्रतिरक्षी युक्त होता है, जो शिशु के स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, संक्रमण से सुरक्षा देता है। तो ये बच्चों स्तन ग्रंथियों का कार्य है।
इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्तन ग्रंथियों से संबंधित लास्ट बिंदु है बच्चों स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं कार्यों का नियंत्रण। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं कार्य का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो बच्चों स्तनों की वृद्धि और कार्यों का नियंत्रण हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व है बच्चों? एक तो है सोमेटोट्रोपिन जो वास्तव में वृद्धि हार्मोन है, जीएच ग्रोथ हार्मोन है, हार्मोन वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। इसके अलावा एक हार्मोन होता है बच्चों एस्ट्रोजन और एक होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, सोमेटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन मिलकर स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और कार्यों का नियंत्रण करते हैं। क्या भूमिका है इन हार्मोन्स की? तो एक तो बच्चों इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन का कार्य आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोजन ये हार्मोन स्तन ग्रंथियों में नलिकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों के अंदर जो नलिकाएं हैं जैसे मेमरी ट्यूब है, मेमरी डक्ट है, एम्पुला है, लेक्टिफरस डक्ट है, उनकी वृद्धि के निर्माण को प्रेरित करता है बच्चों एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन स्तन ग्रंथियों में कुपिकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में जो कुपिकाएं बनती हैं बच्चों, जिनमें ग्रंथिल कोशिकाएं हैं दूध बनाने वाली, उन कुपिकाओं का निर्माण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से किया जाता है बच्चों। तो दो हार्मोन तो इसकी वृद्धि से संबंधित हैं। एस्ट्रोजन नलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है, प्रोजेस्टेरोन कुपिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है, और साथ में सोमेटोट्रोपिन ओवरऑल ब्रेस्ट की वृद्धि को प्रेरित करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है बच्चों ये हार्मोन, और ये हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध के संश्लेषण या निर्माण को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में जो दूध का निर्माण होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से होता है बच्चों। और लास्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये भी पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, और ये हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन को प्रेरित करता है। प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से दूध निकलता है वो इस हार्मोन की देन है बच्चों। तो चार हार्मोन हैं जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और विकास और कार्यों का नियंत्रण करते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पीएमटी में पूछा जाता है। तो इसके साथ ही बच्चों स्तन ग्रंथियों वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, और ओवरऑल स्त्री प्रजनन तंत्र की संरचना कंप्लीटली हमने पढ़ ली है। स्तनों से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ये कौन सी ग्रंथियों का रूपांतरण है बच्चों? श्वेत ग्रंथि का है। दूसरा क्वेश्चन कार्य का आता है, क्या करती हैं? दुग्ध का स्त्रवण करती हैं। प्रथम बार स्त्रवित दुग्ध कोलेस्ट्रम है। तीसरा क्वेश्चन नलिकाओं का नेटवर्क, कुपिकाओं से कौन सी नलिका निकलती है, आगे कौन सी नलिकाओं में दुग्ध का परिवहन होता है। और चौथा क्वेश्चन इन हार्मोन पर बेस्ड होता है कि कौन सा कार्य कौन सा हार्मोन करता है। ये नीट में क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों टॉपिक जो ब्रेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ब्रेस्ट कंप्लीट पढ़ने के साथ ही
जो स्त्री प्रजनन तंत्र के 7 कंटेंट थे वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। जैसे प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि, सहायक जननेंद्रिय बाह्य जननेंद्रिय, सहायक ग्रंथि और लास्ट में ब्रेस्ट। इससे संबंधित बच्चों 2 डेफिनेशन हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन नीट में पूछी गई है स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित, वो है हिस्टेरेक्टोमी। ये नीट एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, क्या होता है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी ये होता है बच्चों शल्य क्रिया, सर्जरी के द्वारा गर्भाशय या बच्चेदानी को मादा शरीर से बाहर निकाल देना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब है बच्चों शल्य क्रिया, जिसको हम कह सकते हैं सर्जरी द्वारा गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल देना, ये कहलाता है बच्चों हिस्टेरेक्टोमी। सर्जरी द्वारा गर्भाशय को बाहर निकाल देना, नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों ये। एक और डेफिनेशन हम ध्यान रख सकते हैं, ऊफेरेक्टोमी। ऊफेरेक्टोमी, ऊफेरेक्टोमी का मतलब है सर्जरी द्वारा अंडाशय को बाहर निकाल देना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सर्जरी द्वारा, सर्जरी शल्य क्रिया ऑपरेशन को बोलते हैं, तो सर्जरी द्वारा अंडाशय को स्त्री शरीर से बाहर निकाल देना, ये कहलाता है बच्चों ऊफेरेक्टोमी। तो ये 2 टर्म हैं स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित। इसके साथ ही बच्चों मानव जनन में एक पॉइंट हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, वो है प्रजनन तंत्र। पहले हमने पढ़ा मनुष्य में नर प्रजनन तंत्र और उसके बाद मादा प्रजनन तंत्र। एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र में प्राथमिक जननांगों का मुख्य कार्य, जो कि होगा युग्मक जनन। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा बिंदु रहेगा बच्चों युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। धन्यवाद।